हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्ज़ाम स्टडी पर। दोस्तों आज हम जुलाई 2024 से संबंधित सीडीपी एंड पैडागोजी के क्वेश्चन दोस्तों इसमें देखेंगे, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। दोस्तों स्थूलगामक कौशल की उपयोग में किनकी आवश्यकता होगी दोस्तों, हमको वो बताना है। दोस्तों क्या स्थूलगामक कौशल के उदाहरण में ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना होगा, क्या पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना होगा दोस्तों, क्या सुई में धागा डालना होगा, क्या या चलना और दौड़ना होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह हमारा चलना और दौड़ना होगा। ऑप्शन डी होगा दोस्तों। क्या होगा? चलना और दौड़ना। ऑप्शन डी होगा स्थूलगामक कौशल के उपयोग में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, यह क्या कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं ये बताना है। तो क्या यह जीववादी सोच है, या पदानुक्रमित सोच है, या केंद्रीयकरण है दोस्तों, या वर्गीकरण है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों यह क्या होगा, यह एक जीववादी सोच है। क्या है? जैसे भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे गुड़िया है, कार है, यह हम इनके गुण को क्या कहते हैं, ये सजीववादी गुण कहलाते हैं। जैसे हम मानते हैं ना कि यह गुड़िया चल सकती है, कार है, तो यह क्या है दोस्तों, यह जीववादी सोच है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। दोस्तों संकेत देना या बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करना, तो यह दोस्तों क्या कहलाता है। क्या यह पाठ कहलाता है, या पुनर्बलन कहलाता है, या अनुबंधन कहलाता है, या संज्ञानात्मक द्वंद्व कहलाता है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों क्या कहलाएगा दोस्तों, बच्चों को संकेत देना या उनकी मदद करना जहाँ पे उनको ज़रूरत है दोस्तों, तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, यह पाठ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पाठ। क्या कहलाता है दोस्तों, पाठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। क्या कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। क्या यह सहयोगात्मक अधिगम है, क्या यह सहयोगात्मक अधिगम है, क्रिया प्रसूत अधिगम है, या रटंत अधिगम है, या निष्क्रिय अधिगम है। तो दोस्तों बताइए जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर होगा दोस्तों सहयोगात्मक अधिगम होगा। क्या होगा दोस्तों, सहयोगात्मक अधिगम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। क्या कह रहा है दोस्तों, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, मतलब दूसरे के अनुसार कार्य करता है दोस्तों। तो क्या यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, या पूर्व परंपरागत चरण कहलाता है, या परंपरागत चरण कहलाता है, या पश्च परंपरागत चरण कहलाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों परंपरागत चरण होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा, परंपरागत चरण होगा। क्या होगा दोस्तों, परंपरागत
चढ़ होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा, दोस्तों हमें एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता बताना है, ठीक है ना दोस्तों। परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है या विद्यार्थी केंद्रित। दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है हमको ये बताना है। तो क्या होगी दोस्तों, जो हमारी एक प्रगतिशील कक्षा होगी दोस्तों वह होगी विद्यार्थी केंद्रित, जिसको केंद्र में किसको रखा जाएगा दोस्तों, विद्यार्थी को। क्या किसको रखा जाएगा दोस्तों, स्टूडेंट को, शिक्षार्थी को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। दोस्तों परामर्शदाता के पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए हमको ये बताना है। परामर्शदाता के पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए दोस्तों हमको ये बताना है। क्या उसके पास भाषाई बुद्धि होनी चाहिए, स्थानिक बुद्धि होना चाहिए, पारंपरिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होना चाहिए या अंतःवैयक्तिक बुद्धि होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों यह होगा पारंपरिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी। कैसी दोस्तों, पारंपरिक अंतःवैयक्तिक बुद्धि होगी। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों हमारी एनसीपी 2020 की है, वह एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी पढ़ाते समय कहाँ पे, प्राइमरी स्कूल में बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना है दोस्तों, हमको ये चीज़ बताना है। क्या केवल क्षेत्रीय भाषा में शिक्षक उससे बात करेगा, केवल हिंदी भाषा में बालक से बात करेगा शिक्षक, केवल अंग्रेजी भाषा में शिक्षक बात करेगा स्टूडेंट से दोस्तों, या बच्चों की मातृभाषा में दोस्तों। तो बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों जो शिक्षक होगा वह अपने बच्चे स्टूडेंट से यानी विद्यार्थी से दोस्तों वह बच्चे की मातृभाषा से क्या करेगा दोस्तों, बच्चे की मातृभाषा से बात करेगा दोस्तों। यानी उसका जो संप्रेषण होगा दोस्तों वह कैसे करेगा, मातृभाषा से संप्रेषण करेगा दोस्तों। किससे करेगा, मातृभाषा से दोस्तों। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का नवीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। दोस्तों बच्चों का नवीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है, हमको ये बताना है। बांटना यह अर्धपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, बच्चे के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति देगा, या बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा बताइए इसका आंसर क्या होगा। बच्चों का नवीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, यह बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा दोस्तों। क्या होगा, यह उनको समूह में बांटना क्या होगा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है दोस्तों, हमको ये चीज़ बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। बच्चों की भूमिका, बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। शिक्षिका की हमको दोस्तों एक हमारी शिक्षिका की भूमिका को बताना है। ठीक है ना। केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, क्या ये होगा क्या दोस्तों, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर
पहचानना व पृथक्करण करना, क्या ये हो सकता है? खास ज़रूरतों को बच्चों के विशेषज्ञों के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। बताइए दोस्तों, एक शिक्षिका की भूमिका क्या होगी किसमें? एक समावेशी कक्षा में। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वही क्या होगा दोस्तों? बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उसका ख्याल रखना शिक्षिका का कार्य होगा। ठीक है ना दोस्तों, कि बच्चे की क्या ज़रूरत है, उसकी क्या नीड है, और उसका ख्याल भी रखना। अगर उसको ज़रूरत है तो अगर संभव हो तो उसको दे सकें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इनसे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? क्या योगात्मक मूल्यांकन होगा, या रचनात्मक मूल्यांकन होगा, या मानकीकृत मूल्यांकन होगा, या मानक संदर्भित मूल्यांकन होगा? बताइए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों यह होगा रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। क्या होगा? यह होगा रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधित है, दोस्तों एक विद्यार्थी है जो दृष्टिबाधित है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों एक विद्यार्थी है जो दृष्टिबाधित है, यानी देख नहीं सकता है। दृष्टिबाधित का मतलब वह देख नहीं सकता। तो विशिष्ट जरूरतों यानी उसकी ज़रूरतों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर वह देख नहीं सकता तो वह दृश्य देखने का, उसको दृश्य का क्या मतलब हुआ? ठीक है ना दोस्तों। अगला देखते हैं, कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सी मूक फिल्म दिखाना चाहिए। अब बहुत सी संरचित वर्कशीट चित्र को देने चाहिए। एक मतलब दोस्तों एक दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकता उसके लिए मूक फिल्म दिखाना चाहिए। क्या ये हो सकता है क्या? बहुत सी संरचित या वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। दोस्तों वह चित्र देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है दोस्तों, क्योंकि वह क्या है? एक दृष्टिबाधित है। क्या है? तो उसको क्या करना है? कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन बी होगा। क्या होगा दोस्तों? हमें स्पर्श यानी ब्रेल लिपि जिसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं दोस्तों, उसे हमें उसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, ब्रेल लिपि एक दृष्टिबाधित बालक के लिए ब्रेल लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? क्या यह स्वलीनता है दोस्तों, अवधान न्यूनता या अति क्रियाशीलता विकार है क्या, पठन वैकल्य है क्या, या गुणज चैवल्य है क्या? बताइए दोस्तों, जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो जो दोस्तों इसका आंसर होगा वह होगा स्वलीनता। क्या होगा दोस्तों? अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती विशिष्ट अभिलक्षण किसकी होती है? स्वलीनता की होती है दोस्तों। वो स्वयं में लीन है, अपने आप में ही डूबा हुआ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है। कौन दोस्तों? शिक्षक एक बच्चे को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं, और इसके माध्यम से वह बच्चों में को बढ़ावा देने का मतलब दोस्तों बच्चों के लिए एक शिक्षक है जो बच्चे से क्या कहता है? एक मिट्टी देता है, कई रंगों की मिट्टी देता है और बच्चों से कहता है कि आपका जो मन है आप उसे बनाइए। आप अपने मन के हिसाब से क्या बनाना चाहते हैं आप उसे बनाइए।
क्या यह सृजनात्मकता हो सकती है, यह रटना हो सकता है, सहयोग हो सकता है, या अनुशासनहीनता हो सकता है? बताइए दोस्तों। मतलब बच्चा स्वयं करने के लिए बाध्य है, उसको कोई फोर्स नहीं दे रहा है कि नहीं तुमको ये चीज़ करना ही है। तो दोस्तों बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? बताइए दोस्तों। बच्चा रचनात्मकता करेगा। बच्चा यानी जो शिक्षक है वह बच्चों को रचनात्मक बना रहा है, यानी स्वयं करने के लिए उसको सिखा रहा है। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? जो दोस्तों शुरुआत के जो कुछ साल होते हैं उसे हम बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। शारीरिक कौशल पर ध्यान देना है, सामाजिक कौशल पर ध्यान देना है क्या दोस्तों, या संज्ञानात्मक क्षमता पर ध्यान देना है क्या, संवेगात्मक कौशल पर ध्यान देना है क्या, या अमूर्त तर्क पर ध्यान देना है? बताइए दोस्तों। जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों? शुरुआत के कुछ प्रारंभिक सालों में या ईयर में दोस्तों बच्चों पे हमें कुछ ध्यान देना होता है, तो हम किस पे ध्यान देंगे दोस्तों? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? हमें उसके शारीरिक कौशल पे भी ध्यान देना है दोस्तों, उसके सामाजिक कौशल पे भी ध्यान देना है, और उसके संज्ञानात्मक कौशल पे भी ध्यान देना है, और उसके दोस्तों संवेगात्मक कौशल पर भी ध्यान देना है। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सी होगा, यानी ये चारों होंगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, यानी दोस्तों रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, जिसकी सजीवता यानी हमको अपने कार्य करना है उसके प्रति हमको सीखना, जानकारी में भंडारण व उपयोग से होता है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, या बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है? अर्थपूर्ण सीखना दोस्तों किसके द्वारा होता है ये बताना है। बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों? अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। रचनात्मक कक्षा अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है? अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन सा भाव नहीं है? हमको बताना है कि कौन सा भाव नहीं है। क्या स्मृति भाव है, क्या क्रोध एक भाव है, क्या प्यार एक भाव है, या भय एक भाव है? बताइए दोस्तों। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बताइए दोस्तों। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वही होगी स्मृति। स्मृति हमारा कोई भाव नहीं है, जबकि क्रोध, प्यार और भय ये तीनों हमारे क्या है दोस्तों? भाव है। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। कक्षा प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर सकती है दोस्तों? क्या कर सकती है? यहाँ पे कर होगा। ठीक है ना दोस्तों। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, या अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, या विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, या बच्चों में सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके? बताइए दोस्तों। जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा? हमें प्राथमिक शिक्षिका में विद्यार्थियों में आंतरिक और अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना है दोस्तों। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? बच्चों में। किसमें दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है? बताइए दोस्तों। इसके आगे क्या हम जोड़ देंगे जो है पूरा सेंटेंस पूरा हो जाए? बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताइए दोस्तों फटाफट अंदाज में क्या होगा दोस्तों? को सुसाधित करता है। क्या कह रहा है? बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य
अधिगम को सुसाधित करता है। क्या करता है दोस्तों? अधिगम को सुसाधित करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? दोस्तों जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है उसका सीधा संबंध किससे है, हमको ये बताना है। वृद्धि से है क्या, संवेदी प्राकार से है क्या, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से है, या अंतर्वैयक्तिक संबंध से है? बताइए दोस्तों, अंतर्वैयक्तिक संबंध से। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों? बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन सी होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जिसमें वृद्धि दर होगी और क्या होगा, संवेदी प्रकार होगा और सूक्ष्म और मोटर कौशल होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है? क्या बताना है? किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है? शीर्षगामी विकास का सिद्धांत है, समीपस्थ दूराभिमुखी विकास का सिद्धांत है, एक रूपता का सिद्धांत है, या व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जो विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है, तो यह दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? शीर्षगामी विकास का सिद्धांत है। किसका है दोस्तों? शीर्षगामी विकास का सिद्धांत है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा दोस्तों? बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, क्या दोस्तों? कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के क्षेत्र के अंतर्गत की जाती हैं। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, तो बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सामाजिक है क्या, शारीरिक है क्या, नैतिक है क्या, संज्ञानात्मक है क्या? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा क्या? संज्ञानात्मक है। क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक के अंतर्गत की जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? क्या कह रहा है? विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के बारे में, यानी हमारे विकास के बारे में कौन सा कथन क्या नहीं है? सही नहीं है दोस्तों। कथन सही नहीं है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं क्या? विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है क्या? आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है क्या? विकास निरंतर रूप से होता है क्या? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन सी होगा, जो आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन के सापेक्ष विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? मानवीय क्षमताएं, ठीक है ना दोस्तों। क्या यह क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? शारीरिक के अंतर्गत, संवेगात्मक के अंतर्गत, संज्ञानात्मक के अंतर्गत, या नैतिक के अंतर्गत? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। जो मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, क्या मानवीय क्षमता, बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन के सापेक्ष विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति की अवस्था को प्राप्त, व्यक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा। संतुलन की
असंतुलन, आत्मसातकरण या समंजन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों संतुलन। क्या होगा दोस्तों, संतुलन होगा। क्या होगा दोस्तों, संतुलन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है दोस्तों। क्या यह संवेदीयात्मक चरण है दोस्तों, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण है, या पूर्व क्रियात्मक चरण है, या मूर्त क्रियात्मक चरण है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो वह होगा औपचारिक संक्रियात्मक चरण होगा दोस्तों। क्या होगा, औपचारिक संक्रियात्मक चरण होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक सहज क्रियाओं की ओर बढ़ना किस अवस्था में। दोस्तों हमको अवस्था बतानी है कि जिनमें से ऐच्छिक क्रियाओं से दोस्तों बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। क्या यह संवेदी गत्यात्मक चरण है, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण है, या पूर्व संक्रियात्मक चरण है, या मूर्त संक्रियात्मक चरण है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों संवेदीगामक चरण होगा। क्या होगा दोस्तों, संवेदीगामक, जिसमें अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना या प्रारंभ करना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। हमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है, उसके लिए हमें कौन से बदलाव करना है वो बताना है। क्या रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर जाना चाहिए दोस्तों। क्या कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर जाना चाहिए क्या दोस्तों। खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर जाना चाहिए क्या, या लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर जाना चाहिए। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, हमको कंठस्थ स्मरण से आधारित अधिगम की ओर जाना चाहिए दोस्तों। किसमें, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित, मतलब हमें कंठस्थ स्मरण को छोड़ करके उसमें क्रिया के आधार यानी क्रिया करना चाहिए, उस अधिगम की ओर जाना है दोस्तों। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी होगा ऑप्शन दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के विविध जरिए के निष्कासन पर बल देती है। इनमें से कोई चार में से कोई एक होगी जो इसको क्या निष्कासन के लिए बल देती है। क्या प्रस्तुतिकरण है, अभिव्यक्ति है, संलग्नता है, भेदभाव है। बताइए दोस्तों जो 119 का आंसर क्या होगा दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा क्या होगा बताइए दोस्तों। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों ये भेदभाव होगा। क्या होगा दोस्तों, भेदभाव। यानी समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरिए के निष्कासन पर बल देती है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर हम भेदभाव भर देंगे तो हमारा आंसर ये पूर्ण एक सेंटेंस बन जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। पठन वैकल्य किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। लिखित बीमारी के बोध में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, दूसरे की भावनाओं के समझने में, या चित्र बनाने में। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, लिखित विरामी के बोध में। क्या होगा दोस्तों, लिखित विरामी के बोध में। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो दोस्तों, तो आप सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि दोस्तों जैसे ही हमारा वीडियो पड़े आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।